दोस्तों काफ़ी लंबे इंतजार के बाद 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में जो मैं ये पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया था और वहीं से ये लिया गया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो आपको एग्जाम के फॉर्म फिलअप के पहले जानना अति आवश्यक है। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 66वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है प्री और मेंस का। तो आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ये वीडियो निसंदेह ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, यहाँ जो विभिन्न रिक्तियाँ निकाली गई है विभिन्न पदों पर, तो ये सभी पद पे जो बहाली होगी ये बीपीएससी के माध्यम से होगी। तो यहाँ पे कुल पद जो है 14 विभागों में ये भर्तियां निकाली गई है। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 14 विभागों में ये भर्तियां निकाली गई है और यहाँ पर इसका डिटेल इधर से दिया गया है कि कौन से पद पे कितनी वैकेंसी है। आप चाहें तो इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पद के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ। जो कुल पद हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी विभागों में कुल पदों की संख्या इस प्रकार से है। तो ये सभी रह गई ये बात कि कुल पद कितने हैं। अब आइए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अति आवश्यक है हमारे लिए जानना। तो शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। यानी कि देखिए क्या कर रहा है, आवेदन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर समकक्ष डिग्री होना अति आवश्यक है। यानी कि यह डिग्री के बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं www.bpsc.b.nic.in। इस पर जाके आप फॉर्म को खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आरक्षण के बारे में लिखा गया है। ये काफ़ी लंबा कॉलम है, इसके बारे में आप यहाँ पे पीडीएफ में खुद से जाके वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये भी सभी वही है। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर उम्र सीमा की हम बात करें तो दिनांक 1/8/2020 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। यानी कि ये जो है ये मतलब कि सीमित नहीं है। ये जो विभिन्न पद जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 14 पद है, ये पद के अनुसार ये जो न्यूनतम उम्र है ये घटता बढ़ता रहता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ जो यहाँ पे लिखा गया था। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, राजस्व अधिकारी, इस जगह पे 13 नंबर कॉलम में देखिए, यह है राजस्व अधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। यहाँ पे जो न्यूनतम उम्र है यह है 21 वर्ष। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे पद की, देखिए यहाँ पे आप देख सकिए 4 नंबर पे आप देखिए राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो उम्र है न्यूनतम उम्र यह है 22 वर्ष। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। इस कॉलम को आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, अब सीधे कॉलम 5 पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कॉलम 5 में क्या लिखा है। तो बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई जो होगी वो 5 फीट 5 इंच की होगी। न्यूनतम हाइट 5 फीट 5 इंच की होगी और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे, परंतु इनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5'3" तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। तो ये जो लिया गया है यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच, ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है। और रही बात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की, तो इसका 5 फीट 3 इंच रखा गया है और छाती की माप जो रखी गई है ये बिना फुलाए 31 इंच। और फिर वही महिलाओं की अगर हाइट की बात करें तो 5 फुट 2 इंच यहाँ पे रखा गया है। ये सभी जो ये बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा पद के लिए है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम सीधे 7वें नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पे देखें इसमें फॉर्म फिलअप में कितना रुपया लगेगा। तो समान अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म फिलअप की जो मतलब इसका रखा गया फी ये 600 रुपया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जनरल वालों के लिए। और उसके बाद केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे 600 रुपया जो है ये जनरल और ओबीसी के लिए है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए ये रखा गया है।
और उसके बाद तीसरे में है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी तथा आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो भी अस्थायी निवासी हैं महिला वर्ग उम्मीदवारों के लिए इसकी जो फी रखी गई ये 150 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों या 40% से अधिक जो भी दिव्यांग है उसके लिए 150 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया है। यानी कि इसके अलावा जो भी रिमेनिंग बच जाते हैं उस सभी के लिए 600 रुपया है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं और आपके लिए क्या जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अब अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी लगेगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, इससे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो परीक्षा शुल्क इसके द्वारा जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनिर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अब फॉर्म फिलअप करते समय ये सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की बात किया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो देखिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी और कुल अंक जो होंगे 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो अभी वर्तमान समय में चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। ये 150 अंकों का होगा। ये सभी सामान्य अध्ययन पेपर होंगे। मैं आपको बता दूं कि इसी को ध्यान रखते हुए पिछले कई महीनों से 66वें बीपीएससी एग्जाम का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया था। एक बार पहले भी किया गया था, लेकिन फ्रेश रूप से इधर 1-1.5 महीने पहले शुरू किया गया था, जिसमें से कि मतलब कि ये जो टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है इसी चैनल के माध्यम से लाया जा रहा है, बीपीएससी मेकर चैनल के माध्यम से। इसमें तकरीबन जो मतलब कि मैं आपको बता दूं कि 350 से अधिक लोगों ने हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन किया है। आप अगर चाहें तो इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तमाम जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वो सभी चीज़ों को आप पढ़ के केवल 49 रुपये आप पे करेंगे और 66वें बीपीएससी एग्जाम तक आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा और उसके बाद निरंतर इसका जो पीडीएफ है टेस्ट सीरीज का वो मिलता रहेगा। तो ये दोनों जो होंगे ये हिंदी माध्यम के लिए होंगे। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। ये निसंदेह ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये टेस्ट सीरीज को बनाते समय आपके सिलेबस को ध्यान रखा गया है। इसमें जिस भी सेक्शन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। इस टेस्ट सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये सभी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस यहाँ पे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये सभी हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शनल पेपर के तौर पर यहाँ पे आपको चुनाव करना है। जो भी मतलब कि आप प्रारंभिक परीक्षा का जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उसी वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑप्शनल के रूप में कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे। ये मायने नहीं रखता है कि आपने किस परीक्षा से ऑनर्स किया है, आपको कौन सा लेना है। आप अगर हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं तो आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। अगर आप मैथ से ऑनर्स किए हैं तो हिंदी भी ले सकते हैं ऑप्शनल के तौर पर। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट से ऑप्शनल ऑनर्स किया है उसी से आपको मतलब कि ऑप्शनल पेपर उसी को चुनना है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर ऑनलाइन तिथि की बात करें कब से ये फॉर्म फिलअप होगा, तो देखिए ये जो स्टार्टिंग डेट है, ये प्रारंभिक डेट जो है ये 28 सितंबर 2020 से ये शुरू हो जाएगा, 28/9/2020 से। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ये 20/10/2020 है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर पे उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। आप यहाँ पे सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरश अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई
में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा और इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं खुद से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खुद से अगर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कैफे में जाके कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल वहाँ पे भरी जा रही है आप उसे एकदम से क्रॉस चेक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे है कि उम्मीदवार नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ों को फॉर्म मतलब कि भरने के बाद ही आप अपना शुल्क जमा करेंगे, अन्यथा आप गलत भरते हैं तो आपका शुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा। और फिर उसके बाद आगे है, इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय आपसे यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा वो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका हो, जो भी डिटेल वगैरह होगी वो आपको आपके फ़ोन पे ही मिल जाए। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभ्यर्थी को सिर्फ अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट है कि मात्र रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन भुगतान करने से यह स्पष्ट नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला है, इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय तक इंतजार नहीं करेंगे एवं उनके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप सोचते हैं कि चलिए मैं अभी 10 दिन बचा हुआ है, 5 दिन पहले कर लूँगा, तो आपको यहाँ पर इस तरह का बात नहीं करना है। आप जब से मतलब कि ये शुरू होगा उसी वक्त आपको कोशिश करना है कि जल्द से जल्द आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर लेना है। देखिए अंतिम समय में क्या होता है कि भीड़ ज़्यादा होने लगता है और इस वजह से सर्वर क्रैश होने लगता है, तो वहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फंस सकता है, फॉर्म फिलअप में आपको परेशानी हो सकती है, ऐसा कई बार देखा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, समय से पूर्व आपको काम करना है। और उसके बाद अगला जो यहाँ पॉइंट है, उम्मीदवार हाल ही में खींचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और फिर अगला जो यहाँ पे पॉइंट है ये है, दृष्टिहीन या फिर कम दृष्टि वाले दिव्यांग अभ्यर्थी या सेरिब्रल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी जो लिखने में सक्षम नहीं है तथा जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, तो उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन की कंडिका 3A में अंकित श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं को रंगने के पश्चात ही उन्हें श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मतलब दिव्यांग होते हैं, जिसको मतलब देखने में परेशानी होती है, तो लेखन के तौर पे किसी एक को मतलब साथ में ले जा सकते हैं, ये यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर, इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा कराया जा सके। ये अति महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये 9 नंबर। और उसके बाद अगला जो है 10वां नंबर, ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो ये सभी हो गया यहाँ पर एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका लिंक आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और इसके सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में प्री और मेन से संबंधित सभी हम यहाँ पे चैप्टर के अनुसार देखेंगे। चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखेंगे, सभी चीज़ों को यहाँ पे प्री और मेन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो बीपीएससी एग्जाम में आपका फाइनल सिलेक्शन तक जाएगा। सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। कितने नंबर का ये परीक्षा होता है, कितने पे सिलेक्शन होता है, परीक्षा कितने चरणों में आयोजित होती है, तमाम जानकारियाँ हो गई इस वीडियो में। सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये जो सोर्स है इसका, ये जो लिया गया है, ये बीपीएससी के वेबसाइट से लिया गया है। बीपीएससी के वेबसाइट पर इसका PDF डाला गया है। तो PDF में थोड़ा सा अजीब तरह से दिया रहता है, सभी को समझ में नहीं आता है। उसको एकदम आसान भाषा में यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप इसे देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बीपीएससी परीक्षा के चरण के बारे में। तो ये परीक्षाएं जो होती है ये 3 चरण में आयोजित होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू।
तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ताकि इसे बार बार देखिएगा तो ध्यान में रहेगा कि ये चीज़ें होती है बीपीएससी में। तो बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वो 150 अंक का होता है, ये सभी को पता है। जो प्रीलिम्स होती है 150 अंकों के होते हैं, उसमें से 140 प्रश्न जो होते हैं जीके जीएस से होते हैं, और उसके बाद 10 प्रश्न जो बचे वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। इस परीक्षा में पास होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए मतलब एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा होती है वो 900 अंकों की होती है। हालांकि इसमें 100 अंकों का एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, उसे इसमें नहीं जोड़ा जाता है। यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें वो हिंदी का अंक को नहीं जोड़ा जाता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद जब आप मुख्य परीक्षा को पास कर जाते हैं तो तीसरा चरण आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ये 120 अंक का होता है। तो इससे रिगार्डिंग जितने भी तथ्य होंगे वो सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा के जो अनिवार्य विषय हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्य परीक्षा में कौन कौन से अनिवार्य विषय हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है सामान्य हिंदी, ये 100 अंक का होता है, मैंने आपको बताया, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका मार्क्स जो होता है वो आपके मेरिट लिस्ट में जो बन के तैयार होता है उसमें ये नहीं जोड़ा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ये 300 अंक का होता है। उसके बाद परीक्षा होती है समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का, ये भी 300 अंक का होता है। उसके बाद आता है ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल, जो भी आप ऑप्शनल का चुनाव करेंगे। देखिए ऑप्शनल से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके मन में बनते होंगे, सर ऑप्शनल का चुनाव कब होता है, ये वो बहुत सारे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें। तो देखिए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है यानी कि ऐच्छिक विषय, जब आप पीटी के लिए जब फॉर्म भरते हैं बीपीएससी के लिए, पहले ही चरण में जब पीटी का फॉर्म भरा जाता है उसी समय आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ऑप्शनल के तौर पे कौन सा सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और बात रही कि कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पे लें, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपने जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है उसी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के तौर पे लें। हाँ, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है कि आपने जिससे ऑनर्स किया है वही आपका ऑप्शनल पेपर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री वाला पॉलिटी भी ले सकता है, इसमें कोई प्रकार की दो मत नहीं है। और यहाँ पर रही ऐच्छिक विषय की बात, तो अब जो है वर्तमान समय में ये 300 अंकों का सिर्फ एक पेपर होता है, लेकिन कुछ दिन पहले पुराने समय में यानी कि पुराने सिलेबस में ये ऐच्छिक विषय 200 अंकों का 2 पेपर होता था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ये नया है और इसमें एक पेपर होता है 300 अंकों का। और उसके बाद आता है व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि साक्षात्कार, और ये 120 अंक का होता है। तो मैंने आपको बताया कि समान हिंदी का अंक इसमें नहीं जोड़ा जाता है। और इस प्रकार समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और ऐच्छिक विषय और इंटरव्यू को मिला के कुल हमारे 1020 अंक बनते हैं। और यही 1020 अंक के आधार पर जो हमारा फाइनल सूची यानी कि मेरिट सूची बनके तैयार होता है, और इसके अनुसार आपको विभिन्न क्षेत्रों में जॉब मिलती है। तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बीच जो फासला है वो 1020 अंक का है। ये दोनों मिला के 1020 अंक बनते हैं और यही आपका सिलेक्शन करवाता है। अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे, और समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2, ऐच्छिक विषय, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य टॉपिक जो है वो है निबंध। तो उससे आपको 30 अंक मिलेंगे, 30 अंक का ये पूछा जाता है। और वाक्य विन्यास 25 अंक का, और शब्द संक्षेपण यानी कि सारांश लिखने के लिए जो कहा जाता है ये आपका 15 अंक का होगा। तो ये इसका सामान्य हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण जो है मतलब कि केंद्र बिंदु कह सकते हैं आप। अगर ये इन सभी चीज़ों पर केंद्रित रहेंगे तो आपका सामान्य हिंदी का पेपर जो है आप एकदम आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए सामान्य हिंदी का अगर देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सामान्य हिंदी हो गया और प्रश्न पत्र 1, 2 ये सभी पर एग्जाम आपका होगा, सभी एग्जाम हो जाएंगे आपके। लेकिन सबसे पहला जो आपका कॉपी जांच होगा वो होगा सामान्य हिंदी का। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करके मेंस का एग्जाम देंगे, मेंस का सभी एग्जाम होगा सिवाय इंटरव्यू को छोड़ के, आपका सभी एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो आंसर जो चेकिंग होगा, कॉपी चेक होगा, वो सामान्य हिंदी का सबसे पहले होगा। अगर आप सामान्य हिंदी में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपका यहाँ पे दिख रहा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ये वाली अध्ययन सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, ऐच्छिक विषय, ये सब कोई कॉपी चेक नहीं होगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं उसके बाद ये सब कॉपी आपका चेक नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे आपको कवर करना है। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। सामान्य अध्ययन पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर होंगे।
तो इसके अंदर भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ताकि आप लोग देखें। बार बार आप लोग बीपीएससी सिलेबस सर्च मारते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इन सभी के अंतर्गत जो आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति है, ये सभी सामान्य अध्ययन पेपर 1 के अंतर्गत आपको जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर आएंगे या फिर कह सकते हैं कहाँ से प्रश्न आएंगे, वो आप एक बार देख लीजिए। इसकी रूपरेखा क्या है। तो आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में, तो आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। उसके बाद बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण आंदोलन तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपके मन में एकदम से आपको कंठस्थ याद रखना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो इसलिए इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद और मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और शक्तियों का निरूपण करने संबंधी प्रश्न होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी इसे आराम से देख पाएंगे। तो ये हो गया सामान्य अध्ययन पेपर 1 का बात। अब हम यहाँ पे पेपर 2 को देखेंगे। तो ये सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा होगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और नेक्स्ट है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ये महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। तो कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे। तो इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की बिहार के विशेष संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड, भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। और उसके बाद अगला है भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे। और भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। यहाँ पे जिनमें गलती से लिखा गया इनमें होगा, और साथ ही इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया समान अध्ययन पेपर 1, पेपर 2 के बारे में और प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बात आई है कि अभी चर्चा चल रहा है कि सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं। तो देखिए अभी ऐसा कोई न्यूज़ बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया है। कोई अगर अधिसूचना जारी की जाती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी जो पुराना फॉर्मेट है सिलेबस का, आप उसके अनुसार ही तैयारी कीजिए। इसमें कोई एकदम से शंका में मत रहिए, नहीं तो आपका इधर भी छूट जाएगा उधर भी छूट जाएगा। इसीलिए पुराना जो सिलेबस है उसके अनुरूप कीजिए तैयारी। और रही बात यहाँ पे अब समान अध्ययन पेपर 1, पेपर 2 का हो गया। अब ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल की बात आती है। तो ऑप्शनल के अंतर्गत क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो ये सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किसका ऑप्शनल क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे कि आपने हिस्ट्री ऑप्शन लिया तो हिस्ट्री लिख के कमेंट कीजिए सर मेरा हिस्ट्री है। तो देखिए जिस भी जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री का अगर अधिक कमेंट रहेगा तो मैं हिस्ट्री पे सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। अगर ज्योग्राफी किसी का है तो ज्योग्राफी लिख के कमेंट कीजिए तो मैं ज्योग्राफी पे बनाऊंगा। तो जिस पे ज़्यादा बहुमत होगी मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। वीडियो बनाने लगभग देखिए आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, आज से 2 दिन 4 दिन के बाद मैं ज़रूर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लगे कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है और आपको समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस की कैसे हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ें क्या क्या पढ़ें, तो आप मुझे बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीपीएससी का सिलेबस यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी महत्वता भी उसके सामने बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत कम समय में मैंने इसके एकदम से अच्छे चीज़ों को आपको समझाया है कि क्या पढ़ना है। ये सभी जो तथ्य लिए गए थे इसका सोर्स था बीपीएससी का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने इसे लिया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।